बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6 ऑलमोस्ट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। साइकोसोमैटिक वर्ड का क्या मीनिंग है, साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है, इसके अलावा साइकोसोमैटिक थेरेपीज जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो साइकोसोमैटिक का मतलब जो है वो क्या है। साइको मीन साइकी यानी माइंड एंड बॉडी। सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो बेसिकली अगर हम ये कहते हैं कि साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है कि जो यूनिटी होती है किस चीज़ की, माइंड की और बॉडी की, जिसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड जितने भी एरियाज हम डिस्कस करते हैं उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास साइकोसोमैटिक की टर्म में आ जाते हैं। और साइकोसोमैटिक मेडिसिन कौन सी होती है जो कि हम माइंड या बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक मेडिसिन। ये हमारे पास ऑलमोस्ट टू बेसिक एजम्पशंस आते हैं जो कि 75 ईयर्स अगो जो है वो पाई जाती थी। इनमें क्या होता है कि देयर इज अ यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, के माइंड और बॉडी में जो है वो यूनिटी पाई जाती है। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं बेसिकली जो कि हमारे पास जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनको कवर करने के लिए उनके अंदर आप कह लो कि एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को जो है वो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ बिहेवियर्स के थ्रू जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका बिहेवियर किस चीज़ में शो होता है, आपकी ईटिंग में, आपकी स्लीपिंग में। ठीक है, आप कितना सोशलाइज होते हो। और ये हमारे पास सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, आपकी हार्ट रेट के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ इफेक्ट करती हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हमने पढ़नी है उसमें क्या-क्या आता है। ये बेसिकली इलनेस है जो कि कनेक्ट करती हैं हमारी माइंड हमारे हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के जितने भी साइकोलॉजिकल टेंशन्स हैं या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास डिजीज़ कॉज़ कर सकती हैं या हमारे जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसको थोड़ा वर्स कर सकती हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसे हम कहते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली साइकोसोमैटिक मेडिसिन से ही जो है वो अराइव किया गया है। उसके अलावा 3 फैक्टर्स आपके पास प्रेज़ेंट होते हैं जो कि आपके पास साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को जो है वो डेवलप करवाने में रोल प्ले कर सकते हैं। एक आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक इंसान की पर्सनैलिटी की डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या आपके पास साइकोसोशल स्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या आपके डेली बेसिस के अंदर, डेली लाइफ के जो रूटीन है उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपके पास जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। उनमें हमारे पास क्या आता है जी, अगर हम देखें कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की प्रॉपर डेफिनिशन अगर आपने करनी हो तो ये इस तरह की डिसऑर्डर्स हैं इन विच साइकिक एलिमेंट्स आर सिग्निफिकेंट इन इनिशिएटिंग अल्टरेशन इन केमिकल, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास किस तरह की डिसऑर्डर्स आती हैं जिसमें हमारे पास कुछ साइकिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, आपके पास डिप्रेशन आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं क्या करने में, केमिकल अल्ट्रेशन में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन में, या एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर देने में, यानी उसकी फिजिकल सिम्टम्स इस तरह की अपीयर हों कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाए, तो उसमें रोल प्ले करती हैं। तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास वो कौन-सी डिसऑर्डर्स होती हैं, उनको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है? जिसमें बेसिकली क्या चीज़ रोल प्ले कर रही होती है, साइकिक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो DSM-4 क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि मेडिकल कंडीशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी आती है। इसके अंदर फिजिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकती हैं, ठीक है? जो कि इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू हो सकती हैं। और ये अप्लाई हो सकता है किसके अंदर, मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है जो कि फिजिकल इलनेस को ज़्यादा एग्रीवेट करती हैं। ठीक है, ज़्यादा वर्स करती हैं। अब DSM-4 क्राइटेरिया जो है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द जनरल मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं, मैल अडेप्टिव हेल्थ बिहेवियर आ जाता है, या स्ट्रेस भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है, या दूसरी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन सब के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एटियोलॉजी में क्या आता है आपके पास,
एटियोलॉजी आती है कि भई किस-किस वजह से ये फैक्टर्स जो हैं वो एग्रीवेट होते हैं, कंडीशन किस-किस वजह से जो है वो एग्रीवेट होती है। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जेनेटिक्स, ठीक है? यानी जीन्स के अंदर जो है वो अगर ये चीज़ शामिल होती है तो फिर भी जो है वो कंडीशन अकर हो सकती है। इरेगुलर बायोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी अगर ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म ख़राब हो गया है या आप कह लो कि अमाइनो एसिड का लेवल चेंज हो गया, इसकी वजह से भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो कॉज़ हो सकती हैं। या कह लो केमिकल अल्टरेशंस हो गई हैं, ठीक है? अल्टरेशन जितनी भी होते हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन हर तरह के लेवल के ऊपर ये चीज़ें भी जो है वो आपके पास कॉज़ कर सकती हैं, आपके पास साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को कॉज़ कर सकती हैं। स्ट्रेस यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, अगर आप एंगर में जाते हो या गिल्ट फ़ील करते हो, ये सारी सिचुएशंस होती हैं वो आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के ससेप्टेबल बना देती हैं। या फैमिली सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास जो है वो पेरेंट्स का बिहेवियर आ जाता है जो कि चाइल्ड की तरफ है, ठीक है? या रिलेशनशिप में कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह, ये सारी कुछ मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कॉज़ करती हैं। रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को? सबसे पहले डायबिटीज़ आ जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कह लो कि प्रोन होते हैं किस चीज़ के? स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन के, ठीक है? और जो स्ट्रेस जो होता है वो हाइपरटेंशन कॉज़ करता है। और हाइपरटेंशन नेक्स्ट फर्दर जो है वो डायबिटिक कंडीशन को ज़्यादा वर्स कर देती है। तो आपके पास जो रिस्क फैक्टर है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में वो डायबिटीज़ आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उनके ट्यूमर की एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा ग्रो करता है और स्प्रेड करता है जब आप कोई स्ट्रेस लेते हो, ठीक है? या आप कोई टेंशन लेते हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो भी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये भी एक कॉज़ है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का। हाइपरटेंशन जैसे हमने आगे बात की कि जब स्ट्रेस लेते हो तो आपका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर वो रेज़ हो जाता है, ठीक है? तो इस वज़ह से जो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है वो भी जो है हमारे पास रिलेट करता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ। हार्ट डिजीज़ एसोसिएटेड विद आल्सो एसोसिएटेड विद साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है? स्टडीज़ ने जो है अभी कंक्लूड किया है कि जो हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं, वो रिलेटेड होती हैं किसके साथ? जब आप स्ट्रेस लेते हो, आप डिप्रेशन लेते हो या आप एंग्ज़ायटी में होते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कॉज़ करती हैं क्या? हार्ट रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी ये कॉज़ कर सकती हैं। इसमें स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आ जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज़ करती हैं, यानी आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है। आपकी जब भी इमोशनल आप स्ट्रेस लेते हो या आप इमोशन जो है आपके थोड़ा-सा डिप्रेशन में जाते हो तो आपको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जीआई की प्रॉब्लम्स होते हैं, जब भी आप कोई स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो सुनते हो, तो आपके जो जीआई है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा पेप्टिक अल्सर वगैरह की फॉर्मेशन भी कॉमन होती है एक इंडिविजुअल के साथ जब उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का जो है वो सामना करना पड़ता है या वो कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ रिलेट करती हैं। अस्थमा का उन्होंने थोड़ा-सा बताया क्योंकि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ना है तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले मेन चीज़ आपके पास अस्थमा आ जाती है, ठीक है? अस्थमा क्या होता है कि भई एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बेसिकली लंग्स की डिज़ीज़ है ना। इसमें क्या होता है कि आपको रिपीटेडली कफ होती है, व्हीज़िंग होती है, आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और जब एक्यूट अटैक होता है अस्थमा का तो उसमें जो हमारे पास होता है क्या बेसिकली जो एयरवे की लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है? वो स्वेल कर जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है। जब वो इन्फ्लेम हो जाती है तो वहाँ पे जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है और प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल एयरवे है, उसके अंदर जिस तरह से एयर जो है वो बाहर जाती है, उस तरह से नहीं जा सकती, ठीक है? एयरवे इन्फ्लेम हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसके अंदर ज़रा म्यूकस फ़िल हो जाएगा, तो फिर इंसान से जो है वो साँस नहीं लिया जाता। ठीक है, अस्थमा is defined as a condition in which a person's airway become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe। ठीक है, जिससे वजह से उसको जो है वो सांस नहीं लिया जाता। या हम ये भी कह सकते हो कि एक कॉमन लंग डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है और आपके ब्रोंकाई वगैरह क्या करते हैं स्वेल कर जाते हैं, एयरवे नैरो हो जाती हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी थोड़ी-सी अस्थमा से रिलेटेड अगर हम बात करें कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स तो उन्होंने बताया हुआ है कि कितना-कितना परसेंट जो है वो यंगर एज में जो है यानी जिनकी एज 40 से जो इंडिविजुअल्स यंगर देन एज 40 हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो चुका हुआ है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में आपके पास कुछ हेरिडिटरी आ जाते हैं यानी जेनेटिक्स में जो है वो चीज़ शामिल होती है। कुछ लोगों की फैमिली की हिस्ट्री होती है। अस्थमा की जो है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है? उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ये डिज़ीज़ डेवलप करें।
इसके अलावा एलर्जेंस होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? जो एलर्जी का इस्तेमाल होता है वो बेसिकली कुछ एलर्जेन से जो है वो ज़्यादा ट्रिगर्ड होता है, जैसे कि पोलन्स हो गए, फूड वगैरह, मेडिकेशन है, ठीक है? एयर की पोल्यूशन भी हो सकती है या डस्ट भी हो सकती है, इसके थ्रू ज़्यादा एग्रीवेट होता है। दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें कोल्ड एयर आ जाती है, ठीक है? उसमें की वजह से भी अस्थमा का अटैक होता है, स्मोकिंग की वजह से या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी जो है ये ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है क्योंकि हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल जो है वो एक इन्फ्लुएंस भी होता है कि जब आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो, ठीक है? या जो है वो आप ज़्यादा डिप्रेशन लेते हो तो उसकी वजह से भी कहा जाता है कि आपके फ़ियर इमोशंस, ठीक है? या एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में भी जो है ये चीज़ ज़्यादा एग्रवेट होती है, ठीक है? फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है अस्थमा का जब भी आप ये एंग्ज़ायटी, फ़ियर या डिप्रेशन लेते हो। साइलेंट सिम्पटम्स में क्या आता है कि आपको डिस्निया की कंडीशन होती है, ठीक है? व्हीज़िंग यानी व्हिस्लिंग साउंड जो है जब आप एक्सहेल करते हो तो व्हिस्लिंग साउंड सुनाई देगा। प्रोडक्टिव कफ होगी क्योंकि हमने पहले पढ़ा म्यूकस ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है, ये इसिनोफिल जो होते हैं वो आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी या डिस्टर्ब स्लीप का आपको सामना करना पड़ता है। अब इसमें फार्माकोथेरेपी में हम पढ़ते हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? हमने कोई इस तरह की चीज़ देनी है जो कि हमारे एयरवे के डायमीटर को इंक्रीज़ करे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है? यानी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाली चीज़ जिसमें आप मोस्टली बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े होंगे, फार्मा में एल्ब्यूट्रोल वगैरह, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो आप दे सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके पास जो है वो जितने भी जिनके एंड पे सोन वर्ड आपने मोस्टली पढ़ा होगा, ठीक है? वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है? मोंटेल्युकास्ट वगैरह और एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं आप, एंटी एंग्ज़ायटी वाली ड्रग्स भी जो हैं वो दे सकते हैं। कुछ साइकोथेरेपीज़ आ जाती हैं जिसमें आपके पास बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है। बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली ज़्यादातर फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर करती है कि जिसके थ्रू इंसान अपना बिहेवियर मॉडिफ़ाई कर सके, ठीक है? यानी अगर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है तो आपने डिसेंसिटाइज़ेशन करवा देनी है उसकी ताकि वो चीज़ जो है उसको इतना इरिटेट ना करे, ठीक है? मॉडलिंग करवा इसे कहते हैं पॉजिटिव मॉडलिंग हो जाना, ठीक है? या सेलेक्टिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है? आप किस तरह से कोई भी बिहेवियर चेंज करवा के बिहेवियर को मॉडिफाई करवा के उसका जो है वो साइकोथेरेपी उसकी जो है वो कर सकते हैं। या कोग्निटिव थेरेपीज़ भी होते हैं, कोग्निटिव थेरेपीज़ में क्या आता है भई जो चीज़ आपकी थॉट्स को डैमेज कर रही है या कोई चीज़ जो कि आपका फ़ियर कॉज़ कर रही है, आपने उसको जो है वो सोचना ही नहीं है, आपने उसको जो है जो चीज़ आपको हेल्पलेसनेस फ़ील करवा रही है, आपने उसकी जो परसेप्शन होती है उसको ब्लॉक कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ठीक है? तो वो चीज़ जो कि ट्रिगर कर रही थी इन एपिसोड्स को जब वो ख़त्म हो जाएगी, आप उसको सोचेंगे नहीं तो ऑटोमैटिकली जो है वो अस्थमा का अटैक जो है वो भी नहीं होगा। देखिए ये भी हमारे पास एक साइकोथेरेपी आ जाती है। रिलैक्सेशन थेरेपी आ जाती है यानी आपने क्या करवाना होता है रिलैक्स करना होता है बिल्कुल ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को जो है वो फिर ये इम्प्रूव करता है। जब आप स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होता है कि रिलैक्सेशन ये टेक्नीक हो जाती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जिसमें योगा वगैरह आ जाता है, फैमिली थेरेपी आ जाती है, काउंसलिंग है, एजुकेशनल अप्रोचेज़ हैं, ठीक है? ये चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड हमने कैंसर का पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है वो जो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें हमारे पास ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये हमारे पास आपने इसकी जो है जस्ट हल्का-सा जो है वो रीड करना है कि इसमें बेसिकली डिवीज़न ऑफ सेल्स हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। सेकंड लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो हमारे पास ये है। इसको डिज़ीज़ ऑफ द एजिंग भी कहते हैं क्योंकि एज के साथ-साथ इसका जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क डेवलप होने का आहिस्ता-आहिस्ता। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस तरह हमने उसके पढ़े हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, ठीक है? कंटिन्यू इरिटेशन है, ठीक है? यानी अगर कंटिन्यूअस इरिटेशन होती है या आप कंटिन्यूअसली कोई चीज़ जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आप कंटिन्यूअस अल्कोहल यूज़ करते हो तो उसकी वजह से एसोफेजियल कैंसर हो जाता है, ठीक है? तो कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से जो है ना वो आपके पास एक चीज़ अपने आप को मोल्ड कर लेती है। या जी एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस जो हैं सिगरेट स्मोकिंग वगैरह या वेरियस ड्रग्स वगैरह उनको अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे भी हो सकता है। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है? इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ वायरसेस हैं जो कि ये कॉज़ करते हैं। ठीक है? साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अगेन हमने पढ़ा डिप्रेशन से और जो है नेगेटिव सिम्पटम्स जब भी अपीयर होती हैं एंगर से, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसकी तरफ आपको लेकर जा सकती हैं।
और इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाता है कि हमने दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ पढ़ लिए। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा उसका लिंक होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग कैंसर। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ही हमने डिप्रेशन को भी जो है वो रीड किया था। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा लेते हैं स्ट्रेस, ठीक है, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन, कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने शो किया है कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड द ऑनसेट ऑफ कैंसर सिम्पटम्स, ठीक है। यानी स्ट्रेस के दरमियान और ऑनसेट जो है कैंसर सिम्पटम्स की जैसे-जैसे ऑनसेट होती है उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लिंक पाया जाता है। उसके बाद जी पॉजिटिव कोरिलेशन है स्ट्रेस का और नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स का, ठीक है, ये भी जो है वो देखा गया है। साइलेंट सिम्पटम्स क्या होते हैं कि आपका जो वेट होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फ़ियर, एंग्ज़ायटी होती है, डिनायल में होते हैं आप, डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है? और लेट स्टेजेज़ में फिर एनीमिया या इन्फेक्शन वगैरह का रेट ज़्यादा हो जाता है, वेट लूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्निया की कंडीशन होती है, प्लूरल एफ्यूजन भी जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में सर्जरी आ जाती है, जैसे कि करवाते हैं, रेडिएशन वगैरह करवाते हैं, कीमो जो होती है वो हम लगवाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल सेल्स को जो है, ट्यूमर सेल्स को तो वो डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? फिर हम कुछ और थेरेपीज़ भी साथ देते हैं जिसमें सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी भी आ जाती है, ठीक है? और जो है सबसे बेस्ट थेरेपी वो करते हैं रिलैक्सेशन या मेंटल इमेजरी, ठीक है? यानी उनको रिलैक्स करने के लिए विजुअलाइज़ करवाया जाता है, ठीक है? और उनको जो है विजुअलाइज़ेशन के ज़रिए रिलैक्स करवाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, अल्टरनेटिव नहीं है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये है कि ये भी हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? साइकोथेरेपी हमने आगे भी पढ़ा है कि साइकोथेरेपी भी जो है वो आप करवा सकते हो। हाँ, सी टाइप की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं स्पेशली जिनको वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। तो उनके लिए स्पेशली जो है वो आपने ये थेरेपी करवानी है, बिकॉज़ कहा जाता है कि ये कैंसर प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है? इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो उनका एनहांस व्हेन इंडिविजुअल परसीव अ ग्रेट फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग, और जब वो फ़ील करते हैं कि भाई हम ठीक हो रहे हैं, तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो अच्छा होता है और एक पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो है वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जो कि हम करवा सकते हैं उनके लिए। माइंड एंड बॉडी की प्रैक्टिस यानी योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ वगैरह, ठीक है? जो चीज़ें डायरेक्ट स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करती हैं, मूड को अच्छा करती हैं, तो ये टेक्निक्स जो आपको नीचे बताई हुई हैं उन्होंने, ये भी हम करवा सकते हैं, ठीक है? ब्रीथिंग को रेगुलेट करना है, स्लीप प्रॉब्लम की जो है उनको आपने मैक्सिमम कम करने की कोशिश करनी है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह भी है तो उसको भी कम करने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन आ जाती है यानी उनके माइंड को, उनकी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए म्यूज़िक थेरेपी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आप इसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आ जाती है, जिस तरह हमने पढ़ा कि हार्ट की डिजीज़ेज़ भी जो है वो स्ट्रेस की वजह से हार्ट की डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? ये मायोकार्डियल इम्पेयरमेंट होती है, यानी जिसकी वजह से जो आपके हार्ट मसल्स होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जाती। या आप ये भी कह सकते हो कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, यानी जो ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड और ऑक्सीजन को हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है, वो नैरो हो जाती है या वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? तो ये भी बेसिकली कह लो लीडिंग कॉज़ है डेथ की, जितने भी वर्ल्ड के अंदर रीजन्स हैं, उनके अंदर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रेज़ेंट है तो फिर भी इसके चांसेस होते हैं हार्ट की डिजीज़ेज़ के। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ की कंडीशन जो है वो, ये सारी चीज़ें भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं। कुछ लाइफ़स्टाइल आपका, अगर आपके लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ें शामिल होती हैं, सिगरेट स्मोकिंग से, ओबेसिटी से या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उससे भी जो है वो आपका हार्ट की डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यानी जो एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव, यानी अगर बहुत ज़्यादा ये ट्रेट्स हैं बेसिकली जिनके अंदर जो है ये डिज़ीज़ ज़्यादा देखी गई है, ठीक है? उनके अंदर जो है वो हम हार्ट की डिज़ीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। कुछ एडिशनल उन्होंने बताया कि जिनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो अपनी एक्स्ट्रा हॉबी जो है वो रख सकें, ठीक है? उनके अंदर जो है ये चीज़ हो सकती है, या मतलब आप सिर्फ़ जो है वो अचीवमेंट की तरफ जो है वो गौर करते हो, लेकिन आप अपनी जो हैबिट्स को जो है वो इम्प्रूव नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हार्ट की डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है या साइको सोशल वर्क करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास ये डिज़ीज़ेज़ कॉज़ कर सकती हैं, ठीक है? अथेरोस्क्लेरोसिस भी इसके अंदर आ जाता है, यानी जो कोरोनरी आर्टरी की लाइनिंग है वो चेंज हो जाती है, या एंजाइना पेक्टोरिस,
जो हमने पहले पढ़ा था, यानी मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सही से नहीं होती, ब्रेथ आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सामना करता है, फटीग हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, या आपका वेट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हम सर्जरी बेसिकली करवा सकते हैं, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है उसको हम ठीक करेंगे, या आप ये कर सकते हो कि जनरल डिसीज़ को तो अल्टर नहीं कर सकते हम, लेकिन ये है कि हम उसको थोड़ा-सा बलून कैथेटर डाल के, स्टंट डाल के, तो उसको थोड़ा-सा हम जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं, ताकि जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाए, ठीक है? ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में आप जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास साइकोफार्माकोथेरेपी आ जाती है, जिनमें जैसे हमने पहले पढ़ा, हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, इधर आप वेसोडायलेटर यूज़ कर सकते हो, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। बिटाडिनर्जिक ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो, इसमें प्रोप्रानोलोल आ जाता है, या आप कैल्शियम के एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हो, या एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी, तो हमने हर एक जो डिसऑर्डर है उसमें हमने यूज़ करना है, ठीक है? ये साइकोफार्माकोथेरेपी में जो है वो आपके पास साइकोफार्माकोथेरेपी में आ जाता है। तो इस तरह से आपने जो है वो थेरेपी कर ली, उसमें हमने ग्रुप थेरेपी भी आ जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी करते हैं। इस तरह से जो है ये आपके पास हार्ट की डिजीज़ का रेशियो कम हो जाता है। पेप्टिक अल्सर आ जाता है, पेप्टिक अल्सर यानी जब स्टमक एसिड जो है वो आपका ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या ज़्यादा स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर देता है, उसे हम कहते हैं अल्सर की कंडीशन हो गई है, ठीक है? सोर होता है, एक सुराख हो जाता है, जिस तरह जो डेवलप होता है आहिस्ता-आहिस्ता, एसोफेगस में भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, और स्टमक में भी हो सकता है, ठीक है? अब ये बहुत एक लिंक है कि जो स्ट्रेस है वो आपकी जीआई पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है, और ये पेप्टिक अल्सर भी कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ तो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जिसके अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है, तो वो अल्सर की जो है वो कॉज़ेशन करेगा, ठीक है? वो अल्सर को कॉज़ करेगा, और बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा, तो उससे अल्सर के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है? या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर सिगरेट स्मोकिंग आ जाता है, या एस्पिरिन वगैरह का यूज़ आ जाता है, ये चीज़ें भी अल्सर कॉज़ करती हैं। इमोशनल स्ट्रेस, जैसे कि हमने हर चीज़ को आके लिंक करना है स्ट्रेस के साथ, तो स्ट्रेस जो होता है वो आपके पास कॉज़ कर सकता है। स्ट्रेस जो होता है वो आपके पास जो है वो पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ कॉज़ कर सकता है, ठीक है? साइनल सिम्पटम्स में क्या आता है, आपके पास हार्ट बर्न होता है, नोज़िया है, ठीक है? फीलिंग फुल सूनर देन नॉर्मल, यानी आप बहुत जल्दी आपका जो स्टमक होगा ना वो फुल फ़ील करने लग जाएगा कि बस ठीक है, इतने से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। डिप्रेशन वगैरह भी आपकी चीज़ें कॉज़ करता है। फार्माकोथेरेपी है, इसमें एंटासिड्स, एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटीकोलिनर्जिक है, या एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, एमोक्सिसिलिन वगैरह आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ना आपने कुछ फूड से अवॉइड करना होता है, जिनमें स्पाइसी फूड्स आ जाते हैं, कैफ़ीन आ जाती है, अल्कोहल आ जाते हैं, कॉफ़ी वगैरह और योगर्ट वगैरह सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप इसको ज़रूर लें, ठीक है? सर्जिकल इंटरवेंशन में गैस्ट्रेक्टमी आ जाती है, क्योंकि स्टमक का इश्यू होता है, वेगोटमी हो सकता है, जेनिवेगस नर्व की ब्रांचेस को रिमूव कर दें। पोलीरोप्लास्टी हो सकता है, ठीक है? पाइलोरस का जो है उसको रीओपन कर दें। तो ये सारी चीज़ें साइकोथेरेपी जो है इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, और वैसे भी हम इसकी जो है वो साइकोथेरेपी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना इन्होंने सीबीटी बताया हुआ है टेक्निक, यानी इसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें आपके पास 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। एक आपके पास थॉट्स आ जाती हैं, ठीक है? इमोशंस आ जाते हैं, और आपके बिहेवियर आ जाते हैं, यानी इन तीनों चीज़ों को जो है वो आपने कंट्रोल करना है, किसके अंदर? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑलमोस्ट ये स्लाइड है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ना है कि इसके फर्दर जो है वो आप क्या-क्या जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फर्दर इंटरवेंशन जो है वो इसकी कौन-कौन से हो सकते हैं, जिसमें कंबाइंड फार्माकोथेरेपी, यानी जो साइकोथेरेपी का की मैनेजमेंट है, और जो फार्माकोथेरेपी है, उसको आपने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो उससे भी जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो हमने हाइपरटेंशन को देखना है, ठीक है? आपके पास बुक के अंदर आपने देखना है जितनी भी डिसऑर्डर्स दी हों, जो उसमें से फर्स्ट 3 जो है या फर्स्ट 5 उनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है? और बाकी जो है वो उनको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। हाइपरटेंशन कभी कहा जाता है कि हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, यानी मेन आपने लिंक जो है वो इसका याद रखना है कि जब भी एंगर होगा, स्ट्रेस होगी, तो उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो ज़्यादा एग्रीवेट होगी, ठीक है? ये उन्होंने साइंटिस्ट का नेम बताया हुआ है कि जिन्होंने ज़्यादातर लिंक फाइंड आउट किया था इसके दरमियान। इसमें हेडेक है, वर्टाइगो है, फ्लश फेस है, नोज़ ब्लीड भी आ सकता है, ब्लड वीएन भी हो सकती है, ठीक है? स्लीप वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, एंग्ज़ायटी अटैक जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी हमारे पास कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो होती है।
इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ जाती हैं, आप वेट रिड्यूस करें, सोडियम जो है वो कम यूज़ करें या फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करें। फार्माकोथेरेपी आ जाती है, मेडिटेशन है, योगा है, ठीक है? और इस तरह से आप इसकी टेक्निक्स वगैरह करके भी इसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हम इन्हें कहते हैं, और ये होती किस वजह से हैं, सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं या डिप्रेशन रिलेटेड होती हैं या एंजाइटी और एंगर रिलेटेड होती हैं, ठीक है? तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो लिंक डायरेक्ट है एक इनका स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ। अगर इनको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंजाइटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जो है ये डिसऑर्डर्स कंट्रोल हो सकती हैं, ठीक है? तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, या आप कह लो हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, ठीक है? ये या पेप्टिक अल्सर है जिस तरह हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। तो फर्स्ट 3 डिसऑर्डर्स को आपने अच्छे से करना है, फर्स्ट 5 को कर लीजिएगा या फर्स्ट 3 को, और बाकी जो है वो आपने जस्ट इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है, और इनकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जो थेरेपीज़ हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसका जो है वो ये चैप्टर और इसकी जो आउटलाइन्स हैं ये आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। अल्लाह हाफ़िज़।